क्लासरूम में ऐड हो जाएं। ठीक है, उसमें उसका लिंक आप लोगों के पास होगा। यू ऑलरेडी माइट बी हैविंग द लिंक एंड देयर वी हैव covered some part of this syllabus, so you can just go there and go through the videos. All the sessions have been recorded there, Sir, right? can you send this syllabus in group? Yes, I'll definitely send in the group. In fact, the older students might be having it, but I'll also send it to you. No worries about that. Okay, so today we'll be discussing aggregates. ठीक है, अब I would like to just present my screen to you all, then we'll discuss. So is it visible? My screen is visible to you all? Yes, sir. Okay, great. So today we'll be discussing aggregates, right? तो एग्रीगेट आप लोगों को पता है क्या होते हैं एग्रीगेट? किसी को जनरल आइडिया है एग्रीगेट्स किसे बोलते हैं? रोडी सर, रोडी। बिल्कुल सही, जो बिल्कुल आप लेमन लैंग्वेज में बोलते हो वो होती है रोडी। और ये एग्रीगेट्स कहाँ पर काम में आते हैं? Where do we find these aggregates and where do we use these aggregates basically in construction? कंक्रीट वगैरह बनाने के काम में। ठीक है, कंक्रीट का मिक्स जब हम बनाते हैं तो एग्रीगेट की जरूरत पड़ती है। और कहाँ पर एग्रीगेट की जरूरत पड़ती है? फ्लोरिंग, लेंटर। बिल्कुल ठीक। ठीक है, और भी आपने देखा होगा तो रोड्स वगैरह में भी हम लोग एग्रीगेट का लेयर हम लोग डालते हैं उसमें। ठीक है, रोड कंस्ट्रक्शन देखा आप लोगों ने? सर हाँ, तो उसमें भी देखा होगा एग्रीगेट पड़ते हैं उसमें, है ना? अलग अलग साइजेस के एग्रीगेट्स पड़ते हैं। ठीक है, तो यही हमारा होता है एग्रीगेट्स। ठीक है, तो आप लोग मतलब जनरली एग्रीगेट्स आपने सबने देखा है, तो बस इसकी प्रॉपर्टीज वगैरह हम लोग देखेंगे कि क्या ये होती है। मतलब सिविल इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में हम लोग इसको कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं, कैसे एग्रीगेट को यूज किया जाता है, कहाँ पर यूज किया जाता है, क्या कहाँ पे हमें मिलता है, इनमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। ठीक है, सो दीज ऑल द थिंग्स वी विल बी कवरिंग इन दिस पर्टिकुलर लेक्चर। सो टू स्टार्ट विद एग्रीगेट क्या होता है, एग्रीगेट को कैसे डिफाइन करेंगे? इट इज इनर्ट, ग्रैनुअल एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। ठीक है, ये ठीक है, इसको इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं आप, दैट नेचुरली कंसिस्ट ऑफ स्टोन लाइक सॉलिड्स। ठीक है, बेसिकली क्या है, स्टोन के ही जो पत्थर होता है वही एग्रीगेट्स बनते हैं। ठीक है, सॉलिड जो पत्थर होते हैं वही एग्रीगेट बनते हैं। वो किस नेचर के होते हैं? इनर्ट होते हैं, मतलब किसी भी चीज से मिक्स नहीं होते हैं, ग्रैनुलर टाइप होते हैं, और इनऑर्गेनिक होते हैं मटेरियल। ठीक है, इनऑर्गेनिक मटेरियल, ऑर्गेनिक नहीं होता। ऑर्गेनिक मतलब कि जो डिकम्पोज हो जाता है, इनऑर्गेनिक जो डिकम्पोज नहीं हो पाता, बायोडिग्रेडेबल नहीं होता। ठीक है, तो एग्रीगेट को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टर्म इज ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। कोई बताएगा कि ग्रेडिंग से क्या मतलब होता है? ग्रेडिंग किसे साइज बोलते ऑफ द हैं? एग्रीगेट। बिल्कुल, देखिए साइज तो है एग्रीगेट का, लेकिन ग्रेडिंग पर्टिकुलरली क्या है, किसी भी पार्टिकल के साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम ग्रेडिंग बोलेंगे। ठीक है, अलग अलग साइजेस में अगर हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो उसको ग्रेड करना बोलते हैं, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट। राइट, सो इसमें देखिए क्या है, द पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीगेट इज कॉल्ड ग्रेडिंग। सिंपल, पार्टिकल साइज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए एग्रीगेट है वो किसी भी साइज का हो सकता है, वो 10 mm का भी हो सकता है। ठीक है, वो 10 mm का भी हो सकता है आपका, वो आपके 20 mm के भी हो सकते हैं, वो उससे भी बड़े हो सकते हैं, वो शेप में अलग अलग टाइप के भी हो सकते हैं। ठीक है, किसी भी तरीके के हो सकते हैं। तो बेसिकली ग्रेडिंग किसे बोलते हैं? पार्टिकल साइज के डिस्ट्रीब्यूशन को। अब मैं 10 mm वाले सेपरेट कर लूँ, 20 mm वाले सेपरेट कर लूँ, ठीक है, तो इसको मैं बोलूंगा ग्रेडिंग करना। ठीक है, तो ग्रेडिंग, तो ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि कोई भी हम कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, ठीक है, रोड का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, इफ यू आर मेकिंग कंक्रीट मिक्स, ठीक है, उसमें भी पर्टिकुलर किसी टाइप के ग्रेडेड ग्रेडेड एग्रीगेट्स की जरूरत पड़ेगी, है ना, किसी साइज की जरूरत पड़ेगी, तो आपको उसको ग्रेडिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अलग अलग टाइप में ग्रेडिंग को हम लोगों ने डिफाइन किया हुआ है। देखते हैं कैसे है इसमें। टू ऑब्टेन अ ग्रेडिंग कर्व फॉर एग्रीगेट, sieve analysis have to be conducted. Now this term is here, sieve analysis. Do you know what is sieve? sieve किसे बोलते हैं? छन्नी छन्नी। बिल्कुल ठीक, जो छन्नी होती है उसी तरीके की सीव होती है। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट साइजेस में होती है। अब आपने छन्नी देखी होगी, कोई बारीक छन्नी होती है, ठीक है, कोई बहुत बड़े मैश वाली छन्नी होती है जिसका
जिसका जिसमें ज्यादा पोर्स होते हैं, बड़े साइज के पोर्स होते हैं, ठीक है, कोई उससे भी बड़ी होंगी और कोई बहुत छोटी भी होंगी, ठीक है। तो इस तरीके की सीव्स होती हैं। तो सेम सीव एग्रीगेट्स के लिए भी हम यूज करते हैं, उसको बोलते हैं सीव एनालिसिस, ठीक है। इससे क्या होता है, ग्रेडिंग हो जाती है और साइज डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है किसका, एग्रीगेट का, ठीक है। तो किस तरीके के एग्रीगेट्स होते हैं, कैसे कैसे एग्रीगेट्स हम लोगों को मिलते हैं ग्रेडिंग में। एक होता है डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट, ठीक है। एक होता है गैप ग्रेडेड, ये सारी टर्म्स आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी। डेंस ग्रेडेड एग्रीगेट, गैप ग्रेडेड एग्रीगेट, यूनिफॉर्मली ग्रेडेड, जो बिल्कुल यूनिफॉर्म हो, एक तरीके की शेप के हो। वेल ग्रेडेड मतलब कि जो जो पूरे ढंग से, मतलब वेल ग्रेडेड, जिसमें कि आपके बड़े भी होंगे, बड़े ग्रेड के एग्रीगेट, बड़े एग्री साइज के एग्रीगेट्स भी होंगे, छोटे भी होंगे, मतलब उसका कंबाइंड मिक्स होगा तो वो वेल ग्रेडेड रहेगा, ठीक है। एंड ओपन ग्रेडेड एग्रीगेट्स, ठीक है। ये कुछ टर्म्स हैं जिसको आप ग्रेडिंग में देखेंगे। और ग्रेडिंग क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, पहले तो ये सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है सीव एनालिसिस करना, ठीक है। ये आप लोगों का लैब में एक टेस्ट होता है कि कैसे आप सीव एनालिसिस करके साइज पता करते हो एग्रीगेट की, ठीक है। तो दिस इज अ टेस्ट विच कंडक्ट इन द लैब, हमारी लैब में भी अवेलेबल है। बट अभी आप फिलहाल ऐसे ही समझ लीजिए, अभी लैब तो कंडक्ट नहीं हो रही है फिलहाल। बट आई वन थिंग आई डू, जो भी ये टेस्ट हैं इनको मैं कोशिश करूंगा कि कोई भी वीडियोस या कुछ भी अवेलेबल होगा जिससे मैं आपको शेयर करते रहता हूँ। प्लस इनफैक्ट इन क्लास ऑल्सो मैं उन वीडियो को प्ले करके आपको पूरा प्रोसेस दिखाऊंगा कि कैसे टेस्ट किए जाते हैं, सो दैट यू शुड नो। यूट्यूब पे है सर? हाँ, यूट्यूब पे बिल्कुल है ना। तो हम उसको क्या कर सकते हैं, उस वीडियो को प्ले करके हम लोग मैं आपको शेयर भी कर दूंगा और मैं उसको क्लास में भी बता दूंगा कि कैसे ये टेस्ट किया जाता है, सो दैट आपको पता हो कि कैसे इंस्ट्रूमेंट्स यूज होते हैं, कैसी मशीन्स यूज होती हैं, ठीक है, और किस तरीके से टेस्ट कंडक्ट किया जाता है। तो वो सारे टेस्ट वाले पार्ट में हम अभी आगे चल के देखेंगे। सो व्हाट आर द फैक्टर्स गवर्निंग द ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट्स, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं। देखो, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं सरफेस एरिया ऑफ द एग्रीगेट। सरफेस एरिया ये इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, देखिए आपको पता है कि साइजेस डिफरेंट है, ठीक है। अच्छा, मुझे बताइए कि बड़े एग्रीगेट हैं और छोटे एग्रीगेट हैं, तो सरफेस एरिया किसका ज्यादा होगा। सर छोटे एग्रीगेट का। छोटे एग्रीगेट का। ठीक है। तो इस तरीके से सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर हो जाता है हम लोगों का सरफेस एरिया एग्रीगेट का देखना, ठीक है। दूसरा हो जाता है उसका रिलेटिव वॉल्यूम कितना है, मतलब कि वो कहीं पर भी आप उस एग्रीगेट को यूज कर रहे हो तो उसका रिलेटिव वॉल्यूम कितना आ रहा है, कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है, ठीक है। थर्ड फैक्टर इज वर्केबिलिटी ऑफ द मिक्स। वर्केबिलिटी क्या होता है, सर कितनी आसानी से हम उस पर वर्क कर सकते हैं। एग्जैक्टली द ईज विच वी कैन कैरी आउट एनी वर्क इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। क्योंकि बेसिकली कहाँ पर मिक्स की जो बात कर रहे हैं, किसका मिक्स है, कंक्रीट का मिक्स है। कंक्रीट का। बिल्कुल। तो कंक्रीट का एक टेस्ट भी होता है, वर्केबिलिटी के टेस्ट होते हैं कंक्रीट के। और कंक्रीट इनफैक्ट हमारा नेक्स्ट यूनिट जो है वो कंक्रीट पे ही बेस्ड है, ठीक है। एग्रीगेट के बाद हम जो स्टार्ट करेंगे वो कंक्रीट होगा थर्ड यूनिट से। सो वर्केबिलिटी वहां पर आप लोगों को बहुत अच्छे से डिफाइन किया, फिर भी आप थोड़ा ध्यान में रखने के लिए इस चीज को नोट कीजिएगा कि वर्केबिलिटी इज विच वी कैन डू द वर्क कैन बी डन इज कॉल्ड वर्केबिलिटी। तो अब इसका एग्रीगेट में क्या यूज है, एग्रीगेट का क्या यूज है इसमें वर्केबिलिटी के लिए, मिक्स में। सर मिक्सिंग। हाँ, मिक्सिंग होगी और प्रॉपर ग्रेडिंग के ग्रेडेड एग्रीगेट होंगे तो ही वो वर्केबल होगा। अगर आपने किसी भी ग्रेड के एग्रीगेट डाल दिए, मान लो आप किसी भी तरीके के एग्रीगेट डाल रहे हैं ना, उनका साइज देख रहे हैं ना शेप देख रहे हैं, तो वो वर्केबल नहीं होगा, ठीक है। तो उससे वर्केबिलिटी खराब हो जाएगी उसकी और कंक्रीट का मिक्स अच्छा नहीं बनेगा। तो ये भी एक फैक्टर हो जाता है वर्केबिलिटी, ठीक है। और टेंडेंसी ऑफ सेग्रीगेशन, सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, सर जो पानी ऊपर आ जाता है। नहीं, पानी ऊपर जो आ जाता है उसको तो ब्लीडिंग बोलते हैं। सर एग्रीगेट अलग अलग हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, जो सेपरेट हो जाते हैं, हाँ हाँ, जो एग्रीगेट्स जो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है, और वो मिक्स में कंबाइन होके नहीं रहते, वो फैलने लगते हैं अलग अलग, ठीक है, तो उसको बोलते हैं सेग्रीगेशन। तो कितनी टेंडेंसी है उस सेग्रीगेशन की, ये सब मिला के फैक्टर्स, ये सारे फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ग्रेडिंग एग्रीगेट की, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर है कंबाइन एग्रीगेट। कंबाइन एग्रीगेट का क्यों जरूरत पड़ती है हम लोगों को, देखिए एग्रीगेट्स अवेलेबल एट साइट समटाइम्स मे नॉट बी एक्सेप्टेबल और स्पेसिफाइड ग्रेडिंग, जो में स्पेसिफाइड ग्रेडिंग है उसके नहीं हो सकते हैं। कई बार ऐसा होता है हम लोग क्वेरी से या साइट से हम लोग जो साइट पर हम लोगों को एग्रीगेट्स मिलते हैं वो एक्सेप्टेबल साइज के नहीं होते हैं या एक्सेप्टेबल स्पेसिफाइड ग्रेडिंग के नहीं होते हैं। उस केस में हम लोगों को क्या करना पड़ता है, कोई दो डिफरेंट टाइप के एग्रीगेट्स को लेके उनको कंबाइन करना पड़ता है, ठीक है, ताकि हम लोग उसकी हम लोग ग्रेडिंग कर सके, प्रॉपर ग्रेडिंग कर सके, ठीक है। जो भी मतलब ग्रेडिंग हमें चाहिए, हमें डेंस ग्रेडेड चाहिए, ओपन ग्रेडेड चाहिए, वेल ग्रेडेड चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग उसको कंबाइन करके बना सकते हैं। तो इसको बोलते हैं कंबाइनिंग द कंबाइंड एग्रीगेट्स, ठीक है।
और कंबाइंड ग्रेडिंग भी बोल सकते हैं. दिस इज कॉल्ड कंबाइंड एग्रीगेट और कंबाइंड ग्रेडिंग. सी दीज आर सम टर्म्स व्हिच यू शुड नो. ठीक है, ये सारी की सारी टर्मिनोलॉजी आगे चल के आप लोगों को हर जगह यूज होने वाली है. साइट पे भी इनफैक्ट यूज होगी, और जब आप बीटेक करोगे भी और सेकंड ईयर में आगे भी चलोगे तो ये सारे टर्म्स आपको कहीं ना कहीं पे मिलते रहेंगे. नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज टेस्टिंग ऑफ एग्रीगेट्स. अब ये एग्रीगेट्स जो होती हैं इनकी इनमें कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं. ठीक है, कुछ कॉमन टेस्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं. ठीक है, आप लोग देखिए इसमें से कौन कौन से. एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ये सारे के सारे हम लोगों को डिस्कस करने हैं. ठीक है, अब्रेशन वैल्यू का होता है. सीव एनालिसिस ऑफ एग्रीगेट, सीव एनालिसिस जो मैं आपको ऊपर बता रहा था ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, एंड वाटर ऑब्जॉर्प्शन, कितना वाटर ऑब्जॉर्व कर रहे हैं आपके एग्रीगेट्स, जो कंकर है, पत्थर है, रोड़ी है, वो कितना वाटर ऑब्जॉर्व करता है, वो टेस्ट है. ठीक है, फ्लैकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट, ये बेसिकली शेप के लिए होता है, शेप चेक करने के लिए होता है ये टेस्ट. ठीक है, एंगुलरिटी नंबर ये भी निकालते हैं हम लोग, और बल्किंग ऑफ सैंड, ये सारे के सारे टेस्ट हैं जो एग्रीगेट में बेसिकली हम लोग करते हैं. एग्रीगेट की क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए, एग्रीगेट की यूजिबिलिटी को देखने के लिए कि कैसे और कहाँ पर यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो अभी शॉर्ट में मैं कुछ आपको कुछ टेस्ट में यहाँ पर आपको बता रहा हूँ. उसमें बाकी मैंने जैसे बताया तो मोस्ट परफेक्ट वे वुड बी कि हम लोग वीडियो में उसको देखेंगे. ठीक है, और वीडियो से हम लोग उसको मशीन्स और पार्ट्स को देखते रहेंगे और कैसे वो टेस्ट कंडक्ट किया जाता है, क्या उसका सिग्निफिकेंस होता है, ये हम लोग डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूंगा आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू. अब देखिए पहले तो ये इसमें आईएस कोड में गिवन है. आईएस कोड आपको पता होगा आईएस क्या होता है. आईएस कोड्स पता है आप लोगों को? इंडियन हाँ, ठीक है, हर एक चीज का इंडियन स्टैंडर्ड कोड बना हुआ है. ठीक है, किसी भी चीज को कोड ऑफ कंडक्ट बोलते हैं, जैसे किस चीज को कैसे करना है. ठीक है, तो ये आईएस कोड 2386 में गिवन है कि एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट कैसे करना है. ठीक है, तो आईएस कोड 1 पता है आपको किस चीज का है? किसी को आइडिया है आईएस कोड 1 किस चीज का होगा? एनी आइडिया? चलिए, ये आप लोगों का ये टास्क रहेगा आप लोगों का. ठीक है, आज थोड़ा सा एक असाइनमेंट में ये देखिएगा कि आईएस कोड्स जो होते हैं वो क्या चीज होती है, किस चीज के लिए कौन से होते हैं. ठीक है, वाटर टेस्टिंग के लिए अलग कोड होगा आपका, आरसी जो रेनफोर्समेंट होता है उसके लिए अलग कोड है. ठीक है, स्टील के लिए अलग कोड है, एग्रीगेट्स के लिए अलग कोड है आपके. ठीक है, तो देयर आर वेरियस कोड्स. आप एक बार देखिएगा, गो थ्रू दीस कोड्स, मतलब इनके सिर्फ नंबर कौन कौन से हैं. ठीक है, तो थोड़ा सा बाद में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे जहाँ पर भी आईएस कोड्स आएंगे, देन विल डिस्कस. ठीक है, तो एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू. इम्पैक्ट देखिए एग्रीगेट तो ठीक है, इम्पैक्ट वैल्यू क्या होता है? इम्पैक्ट से आप क्या समझते हैं? व्हाट इज इम्पैक्ट? सडन लोड. बिल्कुल ठीक. सडन किसी चीज पे अगर कोई चीज गिराई जाए तो वो उस पे इम्पैक्ट पड़ेगा. ठीक है, अब ये टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्रीगेट में? बता सकते हैं इम्पैक्ट टेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? सर चेक करने के लिए कि हमारा एग्रीगेट बेयर कर रहा है लोड को या नहीं. बिल्कुल ठीक. अगर देखिए इम्पैक्ट को बेयर कर पा रहे कि नहीं वो देखना होता है. ठीक है, तो इम्पैक्ट का आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम्पल, कोई भी आप फैक्ट्रीज देख लीजिए, इंडस्ट्री देख लीजिए, या कहीं पर भी रोड कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, या किसी भी तरीके के कंस्ट्रक्शन में देख लीजिए, किसी भी चीज के ऊपर लोड पड़ता है या इम्पैक्ट पड़ता है, कोई मशीनरी रख दी गई है या कोई सामान रख दिया गया है, तो वो चीज टूट सकती है. ठीक है, मैं एग्रीगेट की बात कर रहा हूँ, और भी चीज होंगी, वो कॉन्क्रीट वगैरह आगे पढ़ेंगे हम लोग, बट अभी एग्रीगेट को डिस्कस कर रहे हैं हम लोग. तो इम्पैक्ट हम लोग देखते हैं कि क्या उस इम्पैक्ट को ये जितना एग्रीगेट है वो हमारा झेल पाएगा कि नहीं झेल पाएगा. ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि हर जगह पे हम लोगों को बहुत तगड़े एग्रीगेट की जरूरत पड़ेगी जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट ले सके. कोई ऐसे काम भी होंगे जहाँ पर हमें कम इम्पैक्ट वाले एग्रीगेट चाहिए, कोई ज्यादा काम वाले चाहिए. तो क्या होता है, हम लोगों का स्पेसिफाइड होता है कि कितने साइज के एग्रीगेट और कितनी इम्पैक्ट वैल्यू होनी चाहिए एग्रीगेट की फॉर दैट पर्टिकुलर वर्क टू बी डन. ठीक है, तो हर एक काम में अलग अलग इम्पैक्ट वैल्यू होती है एग्रीगेट की, जिससे आप डिसाइड कर पाते हो कि पर्टिकुलरली इसी इम्पैक्ट वैल्यू का हम लोगों को एग्रीगेट चाहिए. ठीक है, तो ये देखिए ये टेस्ट जो है इट इज कंडक्टेड इन ड्राई एंड वेट स्टेट. ड्राई एंड वेट स्टेट का मतलब क्या होता है कि ये ड्राई कंडीशन और वेट कंडीशन दोनों में होता है. ठीक है, नेक्स्ट इसमें है द apparatus used for determining aggregate impact value of a coarse aggregate are as follows.
तो जो एपरेटस है वो कैसा है, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होती है, ये एक मशीन है। मैं अभी इसके बाद आपको इम्पैक्ट यही दिखा दूंगा, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का ही वीडियो मैं आपको दिखा दूंगा इसके बाद आगे, फिर बाकी हम आगे किसी और लेक्चर में कवर करेंगे, ठीक है। तो ये गिवन है 2386 पार्ट 4 ऑफ 1963 जो मैंने आपको बताया था, ठीक है। ये आईएस कोड में गिवन है। इसमें जो आईएस सीव के साइजेस होते हैं वो आप यूज करते हो 12.5 mm। देखिए 12.5 mm लिखा है, mm क्या होगा, ये सीव का साइज है। सीव का साइज का मतलब क्या होता है, जो सीव में जो मैश बनी है, ठीक है, जो स्क्वायर ओपनिंग है उसका साइज होता है बेसिकली 12.5 mm और 10 mm एंड 2.36 mm, ठीक है। ये साइजेस हैं सीव के। नेक्स्ट इज अ सिलेंड्रिकल मेटल मेजर ऑफ 75 mm डाया एंड 50 mm डेन, ठीक है। एक डाया होता है जिसमें आप 75 mm डाया का होता है, सिलेंड्रिकल मेटल का बना होता है ये, ठीक है, और 50 mm इसकी डेप्थ होती है। इसमें आप लोग एग्रीगेट भर के डालते हो और ऊपर से एक हैमर से, या सॉरी टैम्पिंग रॉड बोल सकते हैं उसको, उससे हम लोग ब्लोज देते हैं इसमें, ठीक है। और अभी ये मैं आपको और क्लियर करूंगा इससे वीडियो के थ्रू, वो क्लियर हो जाएगा आपको। ऐसे समझाना थोड़ा मुश्किल है कि कैसे वर्क करता है, ठीक है। और एक टैम्पिंग रॉड होती है जिसका 10 mm डाया होता है और इसकी लेंथ 230 mm लेंथ होती है, ठीक है। अब ये जो डायमेंशन है वैसे ऐसा कोई इंपॉर्टेंट होते नहीं है, बट ये क्या होता है कि कभी कभी वाइवा में एग्जामिनर जरूर आपसे ये पूछ लेते हैं कि इस इंस्ट्रूमेंट में इसकी कितने डाया रहता है, इसका कितना लेंथ रहता है, ठीक है। तो यू शुड हैव एन आइडिया कि क्या चीज क्या डायमेंशन रहती है, ठीक है। इसलिए ये होता है, वरना एल्स ऐसा कोई एग्जाम में ऐसे बहुत स्पेसिफिकली पूछा नहीं जाता है ऐसा, लेकिन वाइवा वगैरह में जरूर आपके प्रैक्टिकल के समय एग्जामिनर्स पूछ लेते हैं। तो यू शुड हैव दिस आइडिया कि कितने डाया का क्या चीज रहता है, कितना वेट रहता है, ठीक है। अब फिर इसमें क्या करते हैं, इम्पैक्ट टेस्ट है। तो आपको पता है कि अगर कोई भी चीज ऊपर से पड़ेगी, इम्पैक्ट पड़ेगा टैम्पिंग रॉड का एग्रीगेट पे, तो वो क्या होगा, उसकी टेंडेंसी क्या है, इट विल ब्रेक, ठीक है। और कोई भी पत्थर पे अगर आप कुछ गिरा रहे हैं वो टूटेगा, और वो टूटेगा तो उससे क्या निकलेगा, बहुत फाइन पार्टिकल्स निकलेंगे, ठीक है। वो ब्रेक होने लगेगा, ठीक है, और छोटे छोटे टुकड़ों में वो हो जाएगा, टूट जाएगा, और उसमें से कुछ फाइन पाउडर टाइप पार्टिकल्स या फाइन्स जिसे बोलते हैं वो निकलने लगेंगे, ठीक है। अब हम लोग एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को कैसे चेक करते हैं, यही चीज आपको निकालनी है कि वेट ऑफ फाइन्स। तो वेट ऑफ फाइन्स आप निकालेंगे कि कितना वेट आ रहा है, जितने वो दूसरा जिससे बन जाए, जो पाउडर फॉर्म में बन गया, ठीक है। तो उसको आप निकाल सकते हैं एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को। ए तो आपको होता है जितने आपने एग्रीगेट डाले थे, टोटल वेट ऑफ द एग्रीगेट जितना आपने डाला था स्टार्टिंग में, और ये इम्पैक्ट के बाद कितना वेट आ रहा है फाइन्स का। तो आप इन दोनों को इससे इसको डिवाइड करोगे, इसका रेशियो देखोगे और परसेंटेज में निकाल लोगे इसको, सो यू गेट एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, ठीक है। अब आपको इसका सिग्निफिकेंस क्या होगा एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का, जब रोड कंस्ट्रक्शन होता है तो वहां पर अलग तरीके का इम्पैक्ट वैल्यू गिवन होता है आपको, कि आपको पर्टिकुलरली इस स्पेसिफिक इम्पैक्ट वैल्यू का एग्रीगेट चाहिए रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के लिए अलग चाहिए होता है, ठीक है। रोड कंस्ट्रक्शन के लिए, और ये बेसिकली जो हम कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं उसके लिए कितने एमएम का एग्रीगेट यूज होता है, ध्यान है आपको, कोई आइडिया है कितने एमएम का एग्रीगेट यूज होता होगा? नो आइडिया। तो उसमें करीब करीब आपका 10 mm के एग्रीगेट्स यूज होते हैं, 20 mm के भी एग्रीगेट्स यूज होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप साइज आप देख सकते हैं, ठीक है। तो वो दिस वाज योर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ठीक है। समझ में आया कुछ, कोई इशू है इसमें? आगे बढ़ सकते हैं हम लोग, कोई इशू ना हो तो। यस सर। ओके, थैंक यू सर। नाउ नेक्स्ट इज एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू। सी ये बहुत शॉर्ट में मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ अभी, ठीक है, डोंट वरी, बट हम इसको अच्छे से डिस्कस भी करने वाले हैं इसको, ठीक है, with video and with all the specification, with all the data, I will be discussing these tests again। ये बस मैं अभी जनरली आपको आइडिया दे रहा हूँ कि कौन कौन से टेस्ट होते हैं, ठीक है। अब जैसे इम्पैक्ट हमने देखा, अब होता है दूसरा क्रशिंग वैल्यू। क्रशिंग आपको समझ में आता है, क्रशिंग का क्या मतलब है? क्रशिंग क्या होती है, कोई भी दो चीज आपस में रगड़ रही है तो फिर उसके बाद वो क्रश हो रही है, ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम लोग क्रशिंग वैल्यू। अब उसका टेस्ट कैसे किया जाता है? This test is used to determine the aggregate crushing value,
ऑफ कोर्स एग्रीगेट। अब देखिए, अब जो एग्रीगेट है ना, इनका पर्टिकुलरली साइज भी होता है, कुछ कोर्स बोले जाते हैं, कुछ फाइन एग्रीगेट्स बोले जाते हैं, ठीक है। तो अलग अलग साइजेस में होते हैं डिफाइंड। एक साइज से ऊपर बोला जाता है कोर्स एग्रीगेट, और एक साइज ऐसा होता है जिसके नीचे बोला जाता है फाइन एग्रीगेट्स। कोई किसी को ध्यान है कि क्या वो साइज होते हैं, कितने का वो साइज रहता है? 2 to 2.5. नो, एक्चुअली इट्स 4.75। ठीक है, ध्यान होगा आप लोगों को, 4.75 की सीव होती है, जिसमें कि उससे जो फाइनल होते हैं उनको फाइन एग्रीगेट कहा जाता है, और जो उसके ऊपर जो होते हैं उनको कोर्स एग्रीगेट। ठीक है, तो ये आपको साइज डिस्ट्रीब्यूशन वाला भी, साइज डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जब हम लोग करेंगे, ठीक है, सीव डिस्ट्रीब्यूशन टेस्ट जब हम करेंगे, तो उसमें मैं आपको ये साइजेस भी बताऊंगा बेसिकली कौन से कोर्स होते हैं और फाइन फाइन कौन से होते हैं। फाइन एग्रीगेट्स में बेसिकली आप कौन कौन क्या क्या आ जाएगा? फाइन में आ जाएगा आपका सैंड आ जाएगा, ठीक है, सैंड आ जाएगा फाइन में। और क्या हो सकता है? सैंड, Clay. आपका इससे सैंड से भी छोटा पार्टिकल होता है क्ले, ठीक है, इसका साइज और भी छोटा होता है। तो आप देख लीजिए ये किस में आते हैं, सैंड, क्ले वगैरह, ये फाइन में आते हैं एग्रीगेट्स, ठीक है। और कोर्स एग्रीगेट फिर 4.75 से ऊपर के एग्रीगेट्स रहते हैं, जैसे 10 का एग्रीगेट रोडी जो आपने बोला था वो सब यूज कर रहे हो, 20 के होते हैं, उससे भी बड़े होते हैं, उससे बड़े फिर बोल्डर्स वगैरह कहलाते हैं, ठीक है, रॉक होते हैं, फिर बोल्डर्स होते हैं। तो ये अलग अलग स्पेसिफिकेशन, स्पेसिफाइड नाम होते हैं इनके, ठीक है, 80 से ऊपर के, ठीक है। तो ये होते हैं कोर्स एग्रीगेट। तो इसमें हम लोग क्या निकालेंगे? क्रशिंग वैल्यू निकालेंगे। अगेन ये सेम आईएस कोड में गिवन है ये टेस्ट की, क्रशिंग वैल्यू टेस्ट। ओके, द ऑपरेटर्स यूज्ड इज सिलैंडरिकल मेजर एंड प्लंजर, ठीक है, सिलैंडरिकल मेजर होता है, प्लंजर होता है, और कंपैक्शन टेस्टिंग मशीन सीटीएम, जो लोग पहले से क्लास कर रहे हैं, ठीक है, वैसे डिप्लोमा वालों को ऑलरेडी पता होगा, सीटीएम कंस्ट्रक्ट, ये कंप्रेशन टेस्टिंग मशीन होती है, ठीक है। इसको मैंने आपको वीडियो के थ्रू भी दिखाया था, इसमें टेस्ट करके भी दिखाया था हम लोगों ने कि कैसे टेस्ट किया जाता है। इससे पहले स्टोन के जब हमने टेस्ट किए थे तो भी हमने सीटीएम का यूज दिखा था। तो सेम मशीन है, वही कंपैक्शन टेस्टिंग मशीन है। और आईएस के सीव साइज क्या लिए जाते हैं? 12.5, 10 एंड 2.36 ठीक है। तो ये आपने देखा होगा, सेम है जैसे ऊपर वाले टेस्ट में होता है, राइट। इसको भी आप कैसे निकालेंगे? W1 जो है सैंपल टेकन, जो सैंपल आपने लिया था उसका वेट है, W2 है जो सैंपल पासिंग थ्रू सीव, जो उस सीव से पास हो जाएंगे वो सैंपल है, उसका अगेन आप तो परसेंट निकालेंगे, दैट विल बी योर क्रशिंग वैल्यू। तो ये बेसिकली अभी सिर्फ एपरेटस के बारे में बताया, टेस्ट कैसे करते हैं उसको ये इसमें नहीं स्पेसिफाई किया हुआ है, ठीक है, वो मैं आपको वीडियो के थ्रू और क्लियर करूंगा। फिर जो मैंने अगला टेस्ट बताया था, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन, ये नाम से पता चल रहा है आपको, फ्लेकीनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट, ये किस लिए है? ये बेसिकली शेप ऑफ द एग्रीगेट को असेस करने के लिए, ठीक है। तो शेप ऑफ द एग्रीगेट आप इससे फाइंड कर सकते हो। तो शेप इसका यूज क्या है, लेकिन हम शेप क्यों देख रहे हैं? क्या फर्क पड़ेगा अगर हम शेप नहीं देखेंगे या शेप को हम कंसिडर नहीं करेंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को कि एग्रीगेट पे क्या फर्क पड़ेगा इसका, शेप का? मिक्सिंग में स्ट्रेंथ नहीं आएगी सर। बिल्कुल ठीक है, एक तो स्ट्रेंथ है, दूसरा मैंने जैसे बताया था वर्किबिलिटी, ठीक है, वो भी इफेक्ट हो सकती है। तो इसमें लिखा है एग्रीगेट्स विच आर फ्लेकी और इलोंगेटेड, जो फ्लेकीनेस ज्यादा होता है, जो इलोंगेटेड होते हैं, आर डिटरमाइंड टू हायर वर्किबिलिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ मिक्सेस, ठीक है। और दे आर नॉट कंडक्टिव टू गुड इंटरलॉकिंग, तो उसमें आपस में इंटरलॉकिंग भी ढंग से नहीं हो पाती, एंड हैव मिक्सेस विद इन एक्सेस ऑफ सच पार्टिकल्स आर डिफिकल्ट टू कॉम्पैक्ट टू द रिक्वायर्ड डिग्री। अब आपने ये देखा होगा रोड वगैरह में, या जब भी आप कंक्रीट का मिक्स बनाते हैं तो आपको उसको कॉम्पैक्ट करना पड़ता है, ठीक है, वाइब्रेशन के थ्रू या फिर टैंपिंग के थ्रू हम लोग उसको कॉम्पैक्ट भी करते हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर कॉम्पैक्टिंग नहीं हो पाएगी अगर इस तरीके की इसके शेप एंड साइज में, सॉरी शेप में अगर डिफरेंस होगा। तो हम लोग इसको क्या करते हैं, फ्लेकनेस एंड इलोंगेशन टेस्ट करते हैं। बेसिकली कुछ स्केल टाइप होता है, उसमें आपके अलग अलग ग्रुप्स बने होते हैं, खांचे बने होते हैं, ठीक है, उसके थ्रू आपको एग्रीगेट्स को पास कराना होता है, और उससे आप देखते हैं कि इसका फ्लेकनेस एंड इलोंगेशन कितना है, राइट। तो आप इसको देख सकते हैं तो उसमें, ठीक है। जस्ट मिनट, आई हैव वन इम्पोर्टेंट कॉल टू टेक, मैं 1 मिनट में आपको कंटिन्यू करता हूँ।
ओके, सॉरी, एम आई ऑडिबल? आवाज आ रही मेरी? यस सर। ओके ओके फाइन। सी तो ये जो हमने देखा था ये था एलोंगेशन टेस्ट, ये बेसिकली शेप के लिए है, ठीक है, इसको भी हम लोग और डिटेल में देखेंगे आगे। नाउ नेक्स्ट इज योर बल्किंग ऑफ सैंड, ठीक है। ये सैंड बेसिकली किस में आता है, मैंने बताया था भी फाइन एग्रीगेट में आता है, ठीक है। तो अब ये टेस्ट क्यों करते हैं? बल्किंग का मतलब क्या होता है? इंक्रीज इन वॉल्यूम। इंक्रीज इन वॉल्यूम, ठीक है। अब अगर आप किसी में पानी, सैंड में अगर पानी डालेंगे तो कुछ टाइम तक का वो बल्किंग होने लगेगी उसमें, ठीक है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज होगा। बट एक टाइम के बाद फिर वो डिक्रीज होने लगता है, वो फैल जाता है पूरा, है ना, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो किस तरीके के सैंड में कितनी बल्किंग है ये भी आप लोगों को टेस्ट करना पड़ता है। तो ये क्या टेस्ट होता है? टेक आउट द होल क्वांटिटी ऑफ सैंड एंड कंटिन्यू द एक्सपेरिमेंट बाय एडिंग टू, आप स्टार्ट किससे करते हो? 2% वाटर मोर ईच टाइम, ठीक है। आप एक बार में कुछ परसेंटेज ऑफ द वेट है, ठीक है, जितना वेट आपने सैंड का लिया उसका 2% आप वाटर लें, फिर उसका 4% लें, फिर नेक्स्ट टेस्ट में 6% लें, मतलब आप 2% से इंक्रीज करते रहें। और आपको क्या नोट करना है? नोट द कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम ऑफ द सैंड, और उस वॉल्यूम में कितना चेंज आ रहा है सैंड का, आपको ये चेक करना है। अंटिल द सैंड वॉल्यूम स्टार्ट डिक्रीजिंग, एक टाइम आएगा जब सैंड का वॉल्यूम क्या होगा? डिक्रीज होने लगेगा, ठीक है। आप पर्टिकुलरली तो वो वाला जो परसेंट ऑफ वाटर होगा, बियॉन्ड दिस पॉइंट एट 4% मोर वाटर, उसका 4% पानी और डालना है ईच टाइम अंटिल द सैंपल बिकम फुली सैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब क्या होता है? पूरा का पूरा उसमें वाटर रहेगा, ठीक है, वाटर से पूरा वो फिल हो जाएगा, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड, ठीक है। तो बल्किंग आप इस तरीके से निकाल सकते हो। ये जो सरफेस है, लेवलिंग सरफेस y1 माइनस सरफेस लेवल, तो ये भी टेस्ट हम लोग आगे इसमें देखेंगे, ठीक है। तो ये अभी मैंने अभी इसमें बहुत ज्यादा कंटेंट आपको दिया नहीं है। बेसिकली जो टेस्ट है ये मैंने बहुत ज्यादा इसलिए कवर नहीं किया बिकॉज इसको हम लोग 1 by 1 वीडियो के थ्रू एंड कंटेंट जो मैं आपको प्रोवाइड करता रहा हूँ क्लासरूम में, उसके थ्रू हम लोग इसको डिस्कस करेंगे, ठीक है। मीनवाइल आज के लिए हम ये करते हैं कि आज हम लोग सबसे पहला टेस्ट कौन सा देखा था हमने? इम्पैक्ट देखा था शायद ना, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट, ठीक है। तो इस टेस्ट को मैं आप लोगों को एक वीडियो है उसके थ्रू मैं आपको शेयर भी करूंगा, और उसको एक बार हम देख लेते हैं, फिर नेक्स्ट वाला टेस्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास से डिस्कस करेंगे, ठीक है। आज की क्लास में हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू देख लेते हैं पहले। तो लेट अस सी दिस टेस्ट। मैं आपको स्क्रीन शेयर करता हूँ दूसरी वाली। Okay, can you see this YouTube page? Determination of aggregate impact value. यस सर। ठीक है, ये एक इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट है, ठीक है। अब इसको एक बार मैं आपको वीडियो प्ले करके दिखा रहा हूँ कि ये टेस्ट में कैसे कैसे होता है, ठीक है, कैसे परफॉर्म किया जाता है, ठीक है। ये आपको मशीन दिख रही है इसकी, और क्लियरली वीडियो में दिखेगी आपको, उसी समय मैं एक्सप्लेन करता रहूंगा। तो इस वीडियो को हम लोग देख लेते हैं। आप लोगों को इसकी वॉल्यूम भी सुनाई दे रही है क्या? मुझे बताना अगर वॉल्यूम। आपको आवाज आ रही है इस वीडियो की? नो सर। इस वीडियो की आवाज आप लोगों को नहीं आ पा रही है? नो सर। सर आप लिंक शेयर कर देना, हम अपने फोन में देख लेंगे। ठीक है ठीक है, मैं आपको लिंक में क्लासरूम में मैं आपको गूगल क्लासरूम में मैं इस वीडियो को भी सेंड करूंगा, बट देन मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन इस वीडियो से कर देता हूँ, ठीक है। सो सी दिस इज योर इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन, ठीक है। इस तरीके का एक सेटअप होता है। मैं इसको और बड़ा करके दिखा देता हूँ, ठीक है। ये आपका क्या है? इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट करने के लिए मशीन है, ठीक है। इसमें देखिए आपका यहाँ पर हैमर है ऊपर,
यहाँ पे आपके ये हैंडल्स हैं, यहाँ पर ये लॉक होता है बेसिकली, जिसको आप अनलॉक करेंगे तो ये हैमर नीचे गिरेगा, ठीक है। और यहाँ पर ये डाई है रखी हुई जिसका मैं आपको डायमीटर वगैरह बताया था। इसमें आप एग्रीगेट के सैंपल को डालते हो और इसको यहाँ पर प्लेस कर देते हो, और जब हैमर इस पे गिरेगा तो क्या होगा, इम्पैक्ट होगा, ठीक है। और इम्पैक्ट की वजह से क्या होगा, ये टूटेंगे, मैंने बताया था जैसे, है ना। और उसके फाइन को हम लोग निकाल लेंगे। तो ये इस तरीके का टेस्ट होता है। आप थोड़ा सा देखिए इसमें कैसे आगे परफॉर्म करें। ये सिलेंड्रिकल कप इन्होंने रखा हुआ है, राइट। ठीक है, दिस इज योर हैमर, राइट। इट्स वेट इज अराउंड, इसका कभी कभी वेट पूछ लेते हैं, ये कितना होता है, करीब करीब 13.5 से 14 kg के अराउंड इसका वेट है, हैमर का वेट, ठीक है। तो देखिए इसका डायमीटर जितना है, ठीक है, 100 mm का इसका डायमीटर है, एंड डेप्थ इज 50 mm। ठीक है, जैसे मैंने बताया था ये एक लॉक है, इसको आप अगर रिमूव कर देंगे तो आप जैसे इसको पुल करेंगे ऊपर आएगा और यहाँ पर से टकरा के ये लॉक खुलता है और ये हैमर नीचे गिरता है इस पे इम्पैक्ट से। ठीक है, देखिएगा अभी ये कैसे दिखाते हैं। सी दिस इज योर टैंपिंग रॉड, ठीक है। इसमें जब आप एग्रीगेट डालेंगे सिलेंड्रिकल डाया में तो उससे आपको कुछ नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ते हैं, ठीक है। 25 नंबर ऑफ ब्लोज देने पड़ते हैं इससे, इसको बोलते हैं टैंपिंग रॉड। देखिए कैसे यूज करते हैं इसको। ये एग्रीगेट रखे हुए हैं यहाँ पे, एग्रीगेट आप देख सकते हैं। दिस इज योर सिलेंड्रिकल मेटल, जो कप है जिसमें आपको, राइट, इसमें आपको एग्रीगेट रखना है। See, these are your sieve, जो मैं आपको बता रहा था, सीव जो छन्नी आप बता रहे थे ना, मैश होती है उनमें, ये वो सीव्स हैं। ये डिफरेंट साइजेस की हैं, जो मैंने बताया था 12 mm, 10 mm, 12.5 mm, 10 mm एंड 2.36 mm, ये वो साइजेस हैं सीव के। अब ये वो दिखा रहे हैं आपको, ये देखिए, ये दिस इज योर 12.5 mm सीव, ठीक है। ये जो स्क्वायर के साइजेस हैं, ठीक है, ये साइज ऑफ द सीव बोला जाता है इसको, ठीक है। ये थोड़े बड़े साइज हैं, फिर इससे फाइन साइज होंगे, छोटे होंगे, आप देखिएगा। दिस इज 10 mm साइज, ये जो सीव है 10 mm की है, ये वाली देखिए, उससे कम साइज है, ठीक है। अब इन सीव्स की जरूरत किस लिए पड़ी है, सो दैट यू कैन फाइंड द जो साइज हैं, जो बेसिकली आपको एप्रोप्रिएट साइज हैं एग्रीगेट के, वो उसको डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। दिस इज योर 2.36 mm, जो मैं आपको टेस्ट में बता रहा था, ठीक है। इससे जो पास हो जाएंगे हम उसको चेक करेंगे। अभी देखते हैं आगे टेस्ट। दिस इज योर वेइंग मशीन, से आप वेट निकालोगे। जो मैंने W2/W1 × 100 किया था, तो ये वेट आप इस वही वेइंग मशीन से निकालोगे, ठीक है। ठीक है, ये आपने सीव लगा दी है 12.5 mm एंड 10 mm की सीव इसमें लगा दी है, इसके थ्रू पास करवा रहे हैं एग्रीगेट को। इस तरीके से आप इसको शेक करेंगे प्रॉपर्ली पहले।
सी, अब ये क्या कर रहे हैं इसमें, इन्होंने 1/3 डेप्थ में एग्रीगेट फिल कर रहे हैं। ठीक है, एग्रीगेट के सैंपल डाले, अब इसी टैंपिंग रॉड से इसमें टैंपिंग करेंगे, कॉम्पैक्ट करेंगे इसको। 25 टाइम्स ब्लोज देने पड़ते हैं, 25 बार आप इसको ब्लो करके डेंस करेंगे। तो ऐसे करके 1/3 करके आप इसको फिल करेंगे, 1/3 1/3 एंड 1/3 करके 3 बार आप इसमें डालेंगे। ठीक है, लाइक दिस। और 25 बार टैंपिंग आप लोगों को करनी है हर बार। आप लोगों को मेरी आवाज आ पा रही है यहाँ पे? बिकॉज आई कैन नॉट सी आप लोगों की स्क्रीन अभी कि हम कनेक्टेड हैं कि। यस सर। Yes, sir. ओके, थैंक यू थैंक यू। ओके, ठीक है, तो इस तरीके से हमने, ठीक है, जितना भी ज्यादा एक्सेस है उसको आप गिरा देंगे इसमें। ठीक है, सिलेंड्रिकल आपने भर दिया है, इसका वेट आपको लेना पड़ेगा। ठीक है, आपने इसका वेट ले लिया है, दिस इज W1। अब आप इस सिलेंडर को यहाँ पुट करेंगे इसमें मशीन में। इसको क्लैम्प करना पड़ेगा आपको, सिलेंडर को। अब इसमें ट्रांसफर कर देंगे इसको, और फिर से आप इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। 25 ब्लोज फिर से देंगे टैंपिंग रॉड से। ठीक है, फिर इसको कॉम्पैक्ट करेंगे। अब देखिएगा, जैसे ही ये इस लीवर को ये हटाएंगे, इस लॉक को ये हटाएंगे, सो जैसे आप इसको ऊपर पुल करोगे तो हैमर नीचे की तरफ गिरेगा। ये पिन से ये लॉकिंग जो है, ये जो लॉकिंग आपको यहाँ पर दिख रही है, ये साइड में हट जाएगी और ये हैमर नीचे से गिर पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके का मैकेनिज्म होता है इसका, ये देखिएगा। सो यू रिमूव दिस लॉक, ये हटाया, और इस क्लैम्प को आपको, ठीक है, इस क्लैम्प को आपको टाइट करना पड़ेगा। लेकिन ना, ये देखिए, जैसे ये लिफ्ट कर रहे हैं तो हैमर नीचे गिर जाता है। ये देखिएगा फिर से, तो जैसे ही इसको लिफ्ट करेंगे ये हैमर, ये लॉक खुल जाएगा और ये हैमर नीचे गिरेगा। फिर ये वापस से इसको क्लैम्प कर लेगा और वापस से फिर ये जुड़ जाएगा इसमें। ये देखिए, अब ये फिर से जुड़ गया 2 बार। ठीक है, ऐसा आपको कितने बार करना है, कितने ब्लोज देने हैं? 15 नंबर ऑफ ब्लोज देने हैं आपको। ठीक है, आपको जल्दी सर, जल्दी देना है इसको। हाँ जी, हैमर का वेट कितना है सर? ये 13.5 से 14 केजीज के अराउंड होता है। ठीक है, ठीक है, आपको मतलब कम से कम ड्यूरेशन में इसको करना है, 15 टाइम्स ब्लो देने हैं इस तरीके से। अभी देखिए इम्पैक्ट पड़ रहा है इसमें एक्चुअली, है ना, इसलिए इसको इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट बोला जाता है। इसके बाद आप फिर से लॉक लगा देंगे इसमें दोबारा इसमें। नाउ इसको अनक्लैम्प करके आप ये जो सैंपल है इसको वापस निकाल लेंगे बाहर। एंड नाउ आपको सारा एग्रीगेट इसमें खाली करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देखेंगे ये पूरा का पूरा ही क्रश हो गया है ना, ये देखिए टूट गया है, पाउडर फॉर्म में हो गया है ये। ठीक है, आप देख सकते हैं, ये देखिए पाउडर फॉर्म में हो गया है इम्पैक्ट की वजह से।
नाउ दिस इज योर सी, ठीक है, इसमें इसको पास करेंगे 2.36 वाली जो, ठीक है, 2.36 mm सीप से आप इस मटेरियल को पास कराओगे, सैंपल को पास कराओगे और फिर से इसको शेक करोगे आप दोबारा से। तो क्या होगा, जो पाउडर्ड फाइन्स जो है बेसिकली वो छन्नी से पास होकर नीचे आ जाएंगे। जो थोड़े बड़े साइज के एग्रीगेट 2.36 mm से ऊपर के जो एग्रीगेट्स हैं वो ऊपर उठ जाएंगे, ठीक है, तो उसको बोलते हैं फाइन्स। जो नीचे आ जाएंगे उसको बोलेंगे आप फाइन्स। और आपको उसी का परसेंट निकालना है कि कितने परसेंट फाइन हो गया है ये। ठीक है, ये फाइन्स आपको दिख रहे हैं इसमें। अब आप इनका वेट ले लेंगे। दिस विल बी योर W2, दिस विल बी योर W2, वेट विल बी W2, ठीक है। आप इसमें ट्रांसफर कर लो, इसका वेट ले लो। So this aggregate impact value will be your weight of the फ्रैक्शन पासिंग। जो 2.36 mm सीट से पास हो गए हैं उसका वेट जो आपने लिया था, और टोटल वेट ऑफ द मटेरियल इनटू 100 जो स्टार्टिंग में मटेरियल लिया था। तो सिंपल टेस्ट है, ठीक है, ठीक है। सो दिस विल गिव योर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। अब देखिए इसको किस तरीके से आप सी बेस्ड ऑन दिस टेस्ट आप लोगों को मिलता है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। आप इससे टफनेस निकाल सकते हैं एग्रीगेट की, ठीक है। और कैसे क्लासिफाई किया जाता है, अगर वो परसेंटेज जो भी आपने निकाला था एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, अगर वो 10% से कम रहता है तो उसको बोलते हैं हम लोग वेरी स्ट्रॉन्ग। मतलब जितना कम परसेंटेज फाइन का निकला मतलब उतना स्ट्रॉन्ग, उसने उतना ज्यादा इम्पैक्ट झेला है ना। जितना ज्यादा वो क्रश हुआ है उतना वो वीक है, ठीक है। तो अगर 10 से कम रहता है तो काफी अच्छी क्वालिटी का माना जाएगा, स्ट्रॉन्ग माना जाएगा, उसकी टफनेस स्ट्रॉन्ग है। 10 to 20 स्ट्रॉन्ग सेटिस्फैक्ट्री, एंड देन 35% से ऊपर हो जाए तो उसको वीक माना जाएगा। आप उसको कंस्ट्रक्शन पर्पसेस या कई पर्पस में नहीं ला पाओगे उस एग्रीगेट को, ठीक है, जिसका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू 35% से ज्यादा होता है। तो आपका बेसिकली क्या सजेस्ट किया जाता है कि आपका 10% से कम रहे एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, तो वो उसको आपको बहुत अच्छे एग्रीगेट में कंसिडर किया जाता है। Right, so this is the recommended value of using this aggregate. तो कैसे कैसे पेमेंट में किस किस एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू को आपको यूज करना है। देखिए अगर आपकी बिटुमिनस कंक्रीट का पेमेंट है, ठीक है, बिटुमिनस कंक्रीट का पेमेंट है तो उसमें 24% तक का परमिसिबल है, मैक्सिमम परमिसिबल, मतलब इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। 24% से ज्यादा फाइनर वाले नहीं होने चाहिए, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू नहीं आनी चाहिए 24। वैसे ये SDPC और DBM बाउंड मैकेडम रोड्स हैं तो उसमें क्या है 27% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अब ये बिटुमिनस मैकेडम है और ये वाटर बाउंड मैकेडम है WBM। ये जो टर्म्स हैं ये थोड़ा आप लोग ट्रांसपोर्टेशन या फिर जब आप लोग बेसिकली सॉइल मैकेनिक्स वगैरह पढ़ेंगे या ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग पढ़ेंगे तो उसमें आपको ज्यादा क्लियर होगा कि पेमेंट, वैसे पेमेंट तो पता है ना क्या होता है आप लोगों को, कोई बताना चाहेगा पेमेंट क्या होता है? A layer of soil. लेयर ऑफ सॉइल तो नहीं बोल सकते इसको, मतलब कई सारी सॉइल की लेयर से अलग अलग पेमेंट बनाई जा सकती है। बट हाँ पेमेंट आप सिंपल देखें तो जो आपका जैसे आपकी रोड है बेसिकली, ठीक है, उसका आप पेमेंट बोल सकते हैं। तो बेसिकली दो तरीके की हैं। आपने हिली रीजन में देखा होगा कि आपकी सॉइल को लेके या फिर इस तरीके से रोड बनाई जाती है जिसमें आपको बिटुमेन यूज होता है, डामर वाला आपने देखा होगा जो आपकी कॉमनली मेन रोड्स बनी होती है, ठीक है। एक इस टाइप के पेमेंट होते हैं, एक होते हैं आपने देखे होगा जिसमें कंक्रीट का स्लैब टाइप का बिछाया जाता है, कंक्रीट वाले, ठीक है। तो उसको बोलते हैं कंक्रीट वाला जो फ्लेक्सिबल और रिजिड पेमेंट होता है। ये बेसिकली आप लोग आगे चल के सुनेंगे ये टर्म्स, ठीक है, उसको आगे डिस्कस करेंगे। मतलब आप लोग दूसरे सब्जेक्ट्स में उसको पढ़ोगे तो थोड़ा आइडिया मैं आपको दे रहा हूँ फ्लेक्सिबल और
जो रिजिड पेमेंट है उसका, ठीक है। तो अलग अलग टाइप के पेमेंट्स के लिए एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू गिवन है आपको, ठीक है। तो देखिए आप अलग अलग टाइप का इसमें दिया हुआ है, बिटुमिनस मैकेडम, वाटर बाउंड मैकेडम, सरफेस ड्रेसिंग, ठीक है। और इन सब में 30% तक का सरफेस की ड्रेसिंग वगैरह करनी है, 30% तक का एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू चल जाएगा। और कंक्रीटिंग में अगर आप यूज कर रहे हैं तो अदर देन बियरिंग सर्फेसेस 45% एंड बियरिंग सर्फेसेस का 30% से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब इसका यही यूज है एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू का, कि आप किस जगह में किस तरीके का काम में इसको ले रहे हो, ठीक है। तो मैक्सिमम परमिसिबल आपको चेक करना पड़ेगा। What is STBC and DBM? सॉरी, So what is STBC and DBM? The previous slide में। हाँ क्या चीज पूछ रहा हूँ? दिस इज योर वाटर बाउंड मैकेडम। मैकेडम क्या होता है आप लोगों का, ठीक है। ब्यूटिमिनस मैकेडम जैसे ये भी है बीएम, ये जो आपका ब्यूटिमिनस मैकेडम एंड वाटर बाउंड मैकेडम में है, ठीक है। ये आप लोग क्लियरली आगे पढ़ोगे इस चीज को। बेसिकली इन चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए मुझे आपको पूरा पेमेंट का डिजाइन बताना पड़ेगा, तो आप समझ पाएंगे, है ना। थोड़ी मोटी मोटी लैंग्वेज में भी आपको मैं बता देता हूँ कि जैसे आपने देखा होगा कि जब आप विलेज एरिया में चलते हैं तो वहां पर कुछ कच्ची तरीके की सड़कें होती हैं जिसमें कि डामर नहीं किया होता, ठीक है। उसमें आपका क्या होता है, सॉइल एग्रीगेट होते हैं, ठीक है। उसमें आपका पतला फाइन सॉइल डाला जाता है, उसके ऊपर वाटर से उसको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। देखा होगा आपने ऐसी रोड भी। और फिर आपने जनरली जो रोड देखी होंगी वो बिटुमिनस मैकेडम की रहती है, जिसमें आपका टॉप लेयर पे सारी की सारी सरफेस बनाने के बाद ब्यूटिमन का यूज किया जाता है। मतलब बेसिकली जो हम लोग जिससे डामर बोलते हैं, है ना, उसका यूज करते हैं टॉप लेयर में, तो उसको बिटुमिनस मैकेडम बोलते हैं। और वाटर बाउंड मैकेडम जो वाटर से बाउंड किया जाता है उसको, ठीक है, वो उस तरीके के मैकेडम होते हैं। तो ये टाइप ऑफ पेमेंट में आता है, ठीक है। तो दीज आर वेरियस टाइप ऑफ पेमेंट, और भी होते हैं, आप इसको और क्लियरली आगे पढ़ पाएंगे। अब ये हमारे जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ उससे थोड़ा डिफरेंट है ये, ठीक है। तो ये पूरा एक अलग ही यूनिट है, मतलब ये पूरी एक सॉइल मैकेनिक्स का ही पार्ट है पेमेंट। दिस इज टोटली डिफरेंट टॉपिक, ठीक है। तो आप आगे देखेंगे इसको। अब ये देखिए जो हमने निकाला था, जो हमारे सैंपल इसमें टेस्ट में हमने देखे थे, उसकी क्या एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू आ रही है। सो जो आपने ड्राई वेट लिया था, सैंपल 1 एंड 2 टेस्ट किए बेसिकली इन्होंने, तो 336 एंड 332 व्हाटएवर, हम एक ले लेते हैं, ये वाला 336 था। और जो W2 वेट कौन सा था आफ्टर पासिंग थ्रू द 2.36 mmc, तो इट वाज कमिंग 61.1, ठीक है। आप इसका परसेंट निकालो, 61.1 डिवाइडेड बाय 336 into 100, दिस इज कमिंग 18.2। और जो दूसरा सैंपल था वो करीब करीब 19 आ रहा था, ठीक है। तो आप क्या करते हो कि एक टेस्ट पे रिलाई नहीं करते हो, आप 2 टेस्ट करते हो या बेसिकली 3 टेस्ट करते हो, और उसका फिर आप एवरेज या मीन निकाल लेते हो, ठीक है। तो जो उसका आप एवरेज निकालोगे तो दैट इज योर एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू। तो 18.2 और 19 का जो एवरेज आ रहा है दैट इज 18.6, तो ये आपका एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू है, ठीक है। सो दिस इज द वे यू कंडक्ट योर एग्रीगेट इम्पैक्ट, ठीक है। और ये क्लासिफिकेशन आप देख सकते हैं। तो अभी आपका आया 18 पॉइंट समथिंग आया, तो किस कैटेगरी में आ गया ये? 10 से लेकर 20 के बीच में आ गया। सो दिस एग्रीगेट सैंपल वाज क्लासिफाइड एज स्ट्रॉन्ग, तो उसकी टफनेस किसी है, ये स्ट्रॉन्ग कैटेगरी में आता है, ठीक है। सो इस तरीके से आपको पता चल जाएगा इसमें। ठीक है, तो आज के लिए अभी इतना ही रखते हैं इस टेस्ट को। मेरे ख्याल से नेक्स्ट क्लास का भी आपका टाइम हो रहा है, मेरे को भी अभी नेक्स्ट क्लास लेनी है। सो जो बाकी बचे हुए टेस्ट हैं, ठीक है, वो भी हम लोग नेक्स्ट की 1 या 2 क्लासेस में उनको कवर कर लेंगे। देन विल मूव टू कॉन्क्रीट पार्ट, ठीक है। तो थर्ड वाला जो यूनिट है कॉन्क्रीट, फिर हम उसको स्टार्ट करेंगे। मीनवाइल आई विल बी सेंडिंग सम ऑफ द वीडियो लिंक्स एंड सम ऑफ द डेटा, आई विल बी शेयरिंग दीज कंटेंट विद यू, ठीक है, इन द गूगल क्लासरूम। जो लोग लेटर एंट्री वाले ऐड हुए हैं अभी, वो लोग जान लें कि अपने साथ वालों से पूछ लेना, गूगल क्लासरूम का लिंक मैं आपको भेज दूंगा। उसमें सारी की सारी जितनी भी क्लासेस हम करते हैं उसका रिकॉर्डेड सेशंस रहते हैं उसमें इनफैक्ट, और जो मैं मटेरियल प्रोवाइड करता हूँ वो भी आपको लोगों को वहीं पर मिल जाएंगे, ठीक है। सो ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं, ठीक है। सर सिलेबस भी भेज दीजिए। सिलेबस भी उसमें आपका मेंशन है, मैंने एक लिंक दिया हुआ है, उसमें आपको सिलेबस वगैरह सब मिल जाएगा। यू गो थ्रू इट वंस, आपको उसमें, ठीक है। तो आज के लिए इतने रखते हैं।
नेक्स्ट क्लास का आई विल इन्फॉर्म यू थ्रू व्हाट्सएप, ठीक है, आपके ग्रुप में मैं बता दूंगा. सो थैंक यू क्लास फॉर ज्वाइनिंग, थैंक यू सो मच. थैंक यू सर. Thank you, sir. थैंक यू सर. Thank Sir. थैंक यू सर. धन्यवाद सर. धन्यवाद. सोनिया तू पल्लिए. हेलो हेलो ठाकरे.